जय श्री श्याम दोस्तों, ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली अपडेट से। हमारी पहली अपडेट आ रही है इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स को लेकर। बताया जा रहा है कि इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व हैं, इनमें लगातार 3 हफ्तों में गिरावट दर्ज की जा रही है। हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व है, इन्होंने 5 अप्रैल में $648 बिलियन के अमाउंट को टच कर लिया था, जो अब तक का ऑल टाइम हाई था। लेकिन तब से लेकर अब तक 26 अप्रैल तक इसमें लगातार 3 बार गिरावट दर्ज की गई है और ये महज $637 बिलियन तक रह चुके हैं। फॉरेक्स रिजर्व के बारे में ये भी कहा जाता है कि किसी भी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को दर्शाते हैं, जहां पर गोल्ड भी होते हैं, IMF के SDRs भी होते हैं और फॉरेन करेंसीज भी होती हैं। और इसका यूज कई बार हमारी जो रिजर्व बैंक है ये करती है ताकि रुपये की स्टेबिलिटी को भी मेंटेन रखा जा सके। अगली खबर में हम बात करेंगे हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के बारे में। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, इन्होंने कुछ रिपोर्ट का खंडन किया है, जहां पर यह मेंशन किया जा रहा था कि पोस्ट इलेक्शन यानी कि इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाने के बाद से जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो टैक्सेशन सिस्टम्स में कुछ रिफॉर्म्स या फिर कुछ बदलाव लेकर आ सकती है। लेकिन हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने इन सारी रिपोर्ट्स को गलत साबित करते हुए कहा है कि जो भी रिपोर्ट्स वायरल हो रही हैं उसके पहले आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री से डबल चेक करने की जरूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको बता दें कि साल 2024 जो हमारा साल है, ये इलेक्शन ईयर रह रहा है और जो फरवरी में हमारा बजट भी आया है, ये एक इंतरिम बजट था, जिसकी बात से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इलेक्शन के बाद भी कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं बजट में और उसमें टैक्सेशन सिस्टम पर भी कुछ बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने इन सारी बातों को हवा कर दिया है। अगली खबर में हम बात करेंगे CBI के बारे में। CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने हाल ही में मुंबई के अंदर NTPC जो कि एक PSU है, इसके कम्युनिकेशन हेड को अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट करने के पीछे का रीजन ये है कि इन्होंने 8 लाख रुपयों की ब्राइब ली थी ताकि एक कंपनी के एडवर्टाइजमेंट बिल्स को पूरी तरह से क्लियर कर सके। बताया जा रहा है कि इन्हें मुंबई में रंगे हाथों तो पकड़ा गया है और इनके ऊपर जो ये इल्जाम है ये लगाया था कंपनी के ही वाइस प्रेसिडेंट ने। अगली खबर में हम बात करेंगे देश की इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रही है टेक कंपनी बायजूस के बारे में। बायजूस के बारे में आप जानते हैं कि किस तरह से बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बायजूस के साथ खड़ी हो चुकी हैं और अब ये बताया जा रहा है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT के अंदर इनके खिलाफ जो इंसॉल्वेंसी का अमाउंट है ये 190 करोड़ तक पहुंच चुका है। यानी कि 190 करोड़ तक जो वेंडर्स हैं वो अमाउंट को ड्यू मान रहे हैं और वो चाहते हैं कि बायजूस ये पैसा वापस कर दे। इसमें अकेले BCCI का 158 करोड़ के करीब का अमाउंट रह रहा है। यहाँ पर ओप्पो मोबाइल्स का भी कुछ अमाउंट है और साथ ही में अलग अलग डिपार्टमेंट से भी कुछ अमाउंट बाकी रह रहा है। अगली खबर आ रही है कर्नाटका एरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से। इसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि फार्मर्स का अभी तक इन्होंने कंपनसेशन नहीं दिया है। जो लैंड इन्होंने एक्वायर किया था फॉक्सकॉन के इंडस्ट्रियल प्लांट के लिए। फॉक्सकॉन के बारे में आप जानते हैं, एक ताइवानीज कंपनी है जो कर्नाटका के अंदर अपना एक इंडस्ट्रियल प्लांट डेवलप करना चाहती है और इसके लिए कर्नाटका एरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड ने इन्हें अप्रूवल दिया हुआ है और इसकी लैंड भी एक्वायर कर ली गई है। लेकिन प्रोटेस्टिंग फार्मर्स का कहना है कि हमें अभी तक हमारा कंपनसेशन नहीं मिला है और इसी वजह से ये जो प्रोटेस्ट है ये बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर ये प्रोटेस्ट बढ़ते जाते हैं तो साथ में देखना होगा कि जो प्रोजेक्ट है उसे भी डिले करना पड़ सकता है। अगली खबर आ रही है अनियन एक्सपोर्ट्स को लेकर। बताया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 40% की जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो अनियन के ऊपर लगा दिया है, जबकि कुछ ऐसे देश रह रहे हैं जहां पर अनियन के एक्सपोर्ट्स को कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है, चाहे वो UAE हो, श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो। साथ ही में जो देसी चना आता है उस पर भी एक्सपोर्ट ड्यूटी को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है साल 2025 के मार्च महीने तक। अगली खबर आ रही है स्पाइस जेट की तरफ से। स्पाइस जेट के बारे में जानते हैं, हमारे देश की एक बजट एयरलाइन कंपनी है जो बहुत सारी इकोनॉमिकल क्राइसिस का सामना कर रही है और इसी बीच में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में स्पाइस जेट को कहा है कि आपको 22 मई के पहले अपने इंजन लेसर्स को करीब 13 करोड़ का अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपके 2 के करीब एयरप्लेन्स को ग्राउंड कर दिया जा सकता है। अगर हम टोटल डेट की बात करें स्पाइस जेट की, तो इनके लेसर्स का $10 मिलियन से भी ज्यादा का डेट बकाया है जो स्पाइस जेट को पे करना है। फिलहाल स्पाइस जेट बातचीत में लगा हुआ है कि किस तरह से ये जो डेट है इसे एक्सटेंड किया जा सकता है क्या। अगली खबर आ रही है अमेरिकन इन्वेस्टमेंट कंपनी कैलल ग्रुप की तरफ से। बताया जा रहा है कि कैलल ग्रुप ने येस बैंक के अंदर फ्राइडे वाले दिन 2% के करीब अपने स्टेक्स को सेल कर दिया है। ये जो 2% के करीब के स्टेक हैं ये ओपन मार्केट में सेल किए गए हैं और इनका अमाउंट 1440 करोड़ से ज्यादा का रह रहा है। माना
ये भी जा रहा है कि येस बैंक का जो शेयर है इसे बहुत ज्यादा टंबल कर सकता है। अगली खबर आ रही है ऑटोमेकर कंपनी बजाज ऑटो की तरफ से। बजाज ऑटो के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राजीव बजाज, इन्होंने रिसेंटली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है क्योंकि टू व्हीलर्स के ऊपर जो लगने वाला जीएसटी है ये 28% के करीब है। राजीव बजाज का मानना है कि जिस देश में मिडिल क्लास टू व्हीलर ज्यादा परचेज करता है उस देश में टू व्हीलर पर 28% जीएसटी कैसे लग सकता है। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को मैं अर्ज करता हूं कि उन्हें अपना जो जीएसटी है वो 12 से लेकर 18% तक लेकर आना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम आसपास अपनी इमर्जिंग आसियान नेशंस को देखें तो वो भी अपने टू व्हीलर्स के ऊपर 8 से लेकर 14% के करीब का टैक्स ही लगाते हैं और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट को भी टू व्हीलर के ऊपर टैक्स की कमी लेकर आनी चाहिए। क्या आप राजीव बजाज के इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? कमेंट पे बताइए। अगली खबर आ रही है अडानी ग्रीन एनर्जी की तरफ से। अडानी ग्रीन एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जी में इंडल्ज्ड है, इसने Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 के अपने रिजल्ट्स को आउट कर दिया है और यहां पर 21% की ग्रोथ देखी जा रही है इनके नेट प्रॉफिट में। साल 2024 के तीसरे क्वार्टर में इनका जो नेट प्रॉफिट है 256 करोड़ के करीब था, लेकिन चौथे क्वार्टर में यानी कि सीक्वेंशियल क्वार्टर में ये अब 310 करोड़ तक हो चुका है। अगली खबर आ रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज की तरफ से। टाटा टेक्नोलॉजी ने भी Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 के रिजल्ट्स को आउट कर दिया है और इनके लिए जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ खास नहीं रह रहे हैं क्योंकि इन्होंने एस्टिमेट्स को बीट नहीं किया है। अगर हम इनके रिजल्ट्स की बात करें तो Q4 में इनका 1% का रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है और यहाँ पर ओवरऑल जो रेवेन्यू है ये 1300 करोड़ के करीब रह रहा है, जबकि नेट प्रॉफिट 930 करोड़ तक पहुंच चुका है। अगली खबर में हम बात करेंगे ONDC के बारे में। ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जिसे खुद हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री बैक करती है, सपोर्ट करती है ताकि लोगों के लिए जो ई कॉमर्स का मार्केट है ये ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेटाइज हो सके। और अब अपडेट ये आ रही है कि इजी पे नाम की कंपनी ने कोलैबोरेशन किया है यहाँ पर GFSI के साथ। इसका नाम है ग्रामीण फाउंडेशन सोशल इम्पैक्ट। माना यह जा रहा है कि इस कंपनी के साथ जो इनका कोलैबोरेशन हुआ है इसके जरिए जो भी आर्टिसंस हैं, वीवर्स हैं, ये भी अब ONDC में अपने सामान को सेल कर सकते हैं और आसानी से बायर्स यहां से सामान परचेज कर सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं ONDC का जो पर्पस है उसे सर्व करता है कि देश के दूर दराज इलाकों में जो बैठे लोग हैं वो भी अपने सामान को उचित लोगों तक पहुंचा सकें, वो भी उचित दामों में। क्या लगता है आपको इस न्यूज के बारे में? कमेंट में बताइए। अगली खबर आ रही है अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट की तरफ से, जो कि सोनी पिक्चर्स की एक सब्सिडरी कंपनी है। बताया जा रहा है कि अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट की तरफ से $26 बिलियन का ऑफर दिया गया है पैरामाउंट ग्लोबल को ताकि ये अपनी कंपनी को इन्हें सेल कर दें। बता दें आपको कि पैरामाउंट ग्लोबल रिसेंटली स्काईडांस मीडिया नाम की कंपनी के साथ मर्जर की बात कर रहा है और इसी बीच में सोनी की जो सब्सिडरी कंपनी है अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट, इसने ये ऑफर सर्व किया है। अभी देखना ये होगा कि यहाँ पर पैरामाउंट ग्लोबल क्या फैसला लेती है। अगली खबर आ रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली देश की NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को आगाह किया है, वार्न किया है और कहा है कि आप बाज आ जाइए। आप यहाँ पर लोन के माल प्रैक्टिसेस में जूझ रहे हैं। लोन के माल प्रैक्टिसेस में खबर ये आ रही है कि कुछ ऐसी NBFCs हैं जो लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट पर लोन दे रही हैं और यहाँ पर RBI कहता है कि इससे कंज्यूमर्स को बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं और इसीलिए RBI ने इन NBFCs को चेतावनी देते हुए कहा है कि आपको फेयर इंटरेस्ट रेट पर ही ये लोन देने चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके ऊपर सख्त एक्शन भी लिया जा सकता है। अगली खबर आ रही है इंडियन स्टॉक मार्केट की तरफ से। अपडेट ये आ रही है कि इंडियन स्टॉक मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन 0.98% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके पहले ऑल टाइम हाई को भी हिट किया था, लेकिन ये जो गिरावट है ये कहीं ना कहीं एक ऐसा संकेत है जहां पर करेक्शन की भी बात कही जा रही है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने अमाउंट को इन्वेस्ट किया है अब वो मार्केट से प्रॉफिट बुकिंग कर रही हैं, जिसकी वजह से ये गिरावट दर्ज की जा रही है। तो यहां हम समाप्त करते हैं आज की अपनी इनसाइट्स को। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जहां पर ये इनसाइट्स और बेहतरीन क्विज आपका वेट कर रही हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।